इस चैप्टर में देख लीजिए बेटा, ये है रासायनिक बल गति, है ना? नाम से ही जैसे पता लग रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया है और उसमें काइनेटिक्स है, ठीक है ना? केमिकल काइनेटिक्स हम अंग्रेजी में कहते हैं इसको। ये रासायनिक बल गति ही है। और इस चैप्टर में से आपके पास जो निर्धारित किया गया है वो 7 नंबर का किया गया है, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 नंबर इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है? यदि आप इस चैप्टर को तैयार करते हैं तो आपके 7 नंबर आने की संभावनाएं होती है, ठीक। इसमें जो पहला पोर्शन है बेटा, एक है रासायनिक अभिक्रिया। देखो, यह है अभिक्रिया का वेग, क्योंकि कोई भी रिएक्शन है, रिएक्शन का एक वेग होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए यहाँ पर हम रिएक्टेंट लेते हैं, एक अभिकारक लेते हैं, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। क्योंकि हमारे पास एक रिएक्टेंट है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, ठीक है ना? अब इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ समय लगता होगा, 1 मिनट 2 मिनट। उसका जो रेट है, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है, किस दर से हो रहा है, तो वो अभिक्रिया का वेग होता है ना? किस दर से जो है ये चेंज हो रहा है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसको अभिक्रिया का वेग। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अभिक्रिया का वेग, इसमें औसत हो गया और तात्क्षणिक हो गया, है ना? दो प्रकार की चीजें आ रही हैं, एक एक तो है इसमें औसत वेग और दूसरा है तात्क्षणिक वेग, ठीक है ना? तो दो प्रकार की चीजें आ रही है इसमें, ठीक। दूसरा यदि हम देखें बेटा इसमें, वो है अभिक्रिया का के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है। मीन्स ये अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही थी, तो इसमें कुछ ऐसे कारक डाल दिए हमने जिससे, जैसे सांद्रता घटाई बढ़ाई, उससे क्या फर्क पड़ेगा इसकी अभिक्रिया का वेग में, है ना? दूसरा, ताप बढ़ाया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उत्प्रेरक डाले तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये इसके अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ना? क्या, किस प्रकार से वो प्रभावित करता होगा उस ये कारक, है ना? यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया तीव्र होगी या कम होगी, है ना? तो ये अभिक्रिया, इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, यदि हम इसमें देखेंगे, ये है वेग नियम। इस वेग का क्या क्या नियम हो सकते हैं, है ना? विशिष्ट दर है, किस प्रकार से दर स्थिरांक ज्ञात करना है, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? तीसरा, अभिक्रिया की कोटि क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। उसकी कोटि कितनी है, आणविकता कितनी है ना? कोटि क्या होती है, आणविकता क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा, उसके बाद है समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण अर्धायु, शून्य कोटि और प्रथम कोटि की हम निकाल पाएंगे इसमें। शून्य कोटि है और प्रथम कोटि है, उनकी हम क्या निकाल पाएंगे? एक तो वेग समीकरण लिखना हमने, और दूसरा क्या करना, उसके अर्धायु निकालना, जिसका हाफ लाइफ पीरियड होता है। तो अर्धायु कैसे निकाला जाएगा? एक तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है पहले, है ना? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इनका हम क्या निकाल पाएंगे? अभिक्रियाओं का समाकलित वेग स्थान निकाल पाएंगे। एक संगत सिद्धांत होता है। क्या होता है? संगत सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी, है ना? इस थ्योरी को हम क्या करेंगे? प्रारंभिक परिचय देखेंगे, गणितीय विवेचना नहीं करनी इसमें, केवल क्या करना है? प्रारंभिक परिचय देखना है, गणितीय विवेचना नहीं करनी केवल, है ना? प्रारंभिक। तीसरा, इसके बाद संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना? ये कुछ पॉइंट्स है जिनको हम पढ़ेंगे एक एक करके, है ना? शुरुआत करते हैं। इसमें जो चीज समझ में नहीं आई बेटा, तो फ्रेंकली आप लोग पूछ सकते हो, है ना? जहां पर भी समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है? पहले हम पढ़ते हैं अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया के वेग को जानने से पहले, अभिक्रिया के वेग को जानने से पहले हम ये देखते हैं क्या क्या चीजें। पहला है, पहले हम ये जानते हैं कि रासायनिक बलगतिकी है क्या। जो केमिकल काइनेटिक्स है वो है क्या? रासायनिक बलगति, तो रसायन विज्ञान की शाखा है ना? और उस शाखा में क्या होता है, जैसे जो रसायन विज्ञान है उस शाखा में क्या होगा, जिसमें क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई हमारे पास क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है कि वेग, ठीक है ना? किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग हो गया, और वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे उनका अध्ययन करेंगे, है ना? इस रासायनिक बलगति में क्या होता है,
रसायन विज्ञान की शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकालते हैं और उस वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम जानते हैं, जो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से। तो मेन उद्देश्य तो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकाल। अब इसी पे देखेंगे बेटा, देखो इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग निकालना है और दूसरा, तो वेग को निकालने, रासायनिक वेग को निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, है ना। और उनको देखोगे बेटा तो रासायनिक अभिक्रियाओं की जो वेग के आधार पर, यानी कि उनकी अभिक्रिया का वेग के आधार पर ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। एक होती है तात्कालिक, जिसको बोलते हैं तुरंत होने वाले, तात्कालिक, है ना, तात्कालिक और आयनिक अभिक्रिया। देखो जो तात्कालिक अभिक्रिया होती हैं तुरंत हो जाती, जैसे सपोज हमने क्या किया कि जिसमें समय बहुत कम लगता हो उसको हम तात्कालिक अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए हमने किसी आ, बर्तन में कोई चीज रखी हुई थी और उसमें हमने कोई चीज डाला तो उसमें तुरंत कलर बदल दिया और सेकंडों में हुआ, बहुत तीव्र गति से हुआ। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं तात्कालिक अभिक्रिया, ठीक है ना। दूसरी होती है अति मंद, बहुत धीमी गति से हो रही है, 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, इतनी धीमी हो रही है। और एक होती मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया में क्या होता है, स्लो रहती है रिएक्शन। इनके एक एक करके जान लेते हैं। पहले तात्कालिक अभिक्रिया को जानते हैं, है ना। 3 प्रकार के वेग के आधार पर हमने कितने प्रकार की अभिक्रिया बताई, कितने प्रकार के हो गए बेटा, वेग के आधार पर कितने प्रकार की अभिक्रियाएं हुई। यदि हम वेग को देखेंगे तो वेग क्या कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार। बिल्कुल 3 प्रकार की हुई, है ना। और ये 3 प्रकार की यदि हम देखेंगे, एक तो तात्कालिक अभिक्रिया जिसको हम आयनिक अभिक्रिया कह रहे हैं, दूसरी अति मंद अभिक्रिया और तीसरी मंद अभिक्रिया, है ना। तो जो तात्कालिक अभिक्रिया है वेग के आधार पर, तो क्या कहते हैं, देखो ये कहता है कि वह अभिक्रिया है जिनका वेग इतना अधिक होता है कि उसे सामान्य विधि द्वारा नहीं मापा जा सकता है। यदि हम सामान्य विधि से उसको नापना चाहेंगे तो नहीं नाप सकते, है ना। क्यों नहीं नाप सकते, वो बहुत तीव्र गति से हो रहे, तात्कालिक अभिक्रियाएं कहलाती, ठीक है ना। क्योंकि ये इतनी तीव्र होती है कि उनको समय ही नहीं मिल पाता है उसको चेक करने के लिए कितना समय लगा इसमें, है ना। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड में भी हो जाती है अभिक्रिया। और ये अभिक्रियाएं, इन जो तात्कालिक अभिक्रियाएं होती है बेटा, इनकी विशेषता क्या होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये क्या होती हैं, ये आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जो तात्कालिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, आयनिक अभिक्रिया। यहाँ पर ध्यान रखना, ये कैसी अभिक्रियाएं होती हैं, आयनिक, ठीक है ना। जो तात्कालिक अभिक्रियाएं हैं वो कैसी अभिक्रियाएं हैं, आयनिक अभिक्रियाएं। इनमें आयन होते हैं, जैसे सोडियम है प्लस आयन और Cl- आयन है। देखो ये अपोजिट आयन वाले तुरंत जुड़ जाएगा आपस में, है ना। तो आयनिक अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती है। और ये क्या होती हैं, ये जो तात्कालिक अभिक्रियाएं होती हैं आयनों के मध्य होती है, इसमें आयन होते हैं। तो 3 पॉइंट हम रखेंगे, इनका वेग हम क्या नहीं कर सकते, सामान्य विधि द्वारा नहीं नाप सकते हैं। और उसका कारण मैंने बताया कि ये बहुत तीव्र गति से होती हैं। और ये अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं हैं। कैसी अभिक्रिया है, आयनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। और आयनिक अभिक्रिया होने के कारण ये आयनों के मध्य होगी, 2 आयन जुड़ जाएंगे इसमें, है ना। तो ये आयनों के मध्य होती है, एक आयन दूसरे आयन से अभिक्रिया करता है ना। और इनकी देखो, तथा इनकी गति इतनी अधिक होती है कि ये पलक झपकने से पूर्व क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। जैसे हम पलक झपकते हैं इतना टाइम, इससे पहले पूरी हो जाएगी, बहुत तीव्र गति से होगी। जैसे देखो, हमने NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, और इसको हम क्या करते हैं, AgNO3 में डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो ये क्या करता है, ये NaNO3 बना देता है। क्या बना देता है, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। ये बहुत तीव्र गति से हुआ, इतनी तीव्र गति से हुआ कि बहुत आसान, जल्दी इसने इसको बना दिया। और साथ साथ में इसमें क्या बना, AgCl बना, सिल्वर क्लोराइड। ये पलक झपकने से पहले हो जाती है। ये क्यों, क्योंकि इसमें सब आयन बनते हैं, जैसे Na पॉजिटिव बना देगा, Cl नेगेटिव बना देगा, यहाँ Ag पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, और NO3 नेगेटिव बन जाएगा। ये NO3 क्या करेगा, तुरंत किससे अभिक्रिया करेगा, इससे, प्लस इससे, और ये इसके साथ,
तुरंत आयन है, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है ना? देखो उपरोक्त अभिक्रिया में Ag प्लस और Cl माइनस संयुक्त होकर के AgCl बना देते हैं, है ना? और इस क्रिया की गति बहुत अधिक होती है, ठीक है ना? यानी कि तुरंत बना देता है। तो इस प्रकार से ये है बेटा हमारे पास तात्कालिक अभिक्रिया। तो तात्कालिक अभिक्रियाओं में मेन पॉइंट आपको याद रखना, इसकी गति बहुत तीव्र होती है, अभिक्रिया का वेग बहुत तीव्र होता है, और ये आयनों के मध्य होता है, आयनों के मध्य होता है ना? और ये आयनों के मध्य होगा और तीव्र गति से होगा। आयनिक आयनों के मध्य होने से ये तीव्र गति से होती है ना? और तुरंत प्रोडक्ट बना देती है और पलक झपकने से पहले हो जाती है ना? ये है हमारे पास मेन पॉइंट, तो ही है इसमें। उसके बाद है बेटा अतिमंद अभिक्रिया। अतिमंद का मतलब बहुत धीमी गति से हो रहा है, अतिमंद, वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत स्लो है। पहले हम इन अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं, है ना? कौन सी अभिक्रिया हो, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा कि अति मंद अभिक्रियाएं क्या होंगी, बहुत बहुत धीमी गति से हो रही होंगी। इसमें यदि देखें तो ये क्या होती हैं, देखो वो आयनों के मध्य हो रही थी, यह याद रखना है क्या होगा, अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रियाएं क्या है, आणविक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, है ना? ये आणविक अभिक्रियाएं यदि दो अणुओं के बीच हो रहा हो, जैसे माना हमने कहा H2 और Cl2, देखो ये भी अणु है, ये भी अणु है, इन दोनों अणुओं के मध्य हो रही हो, तो ये आणविक अभिक्रिया कहलाएगी। और जो आणविक अभिक्रियाएं होती है बेटा, उनकी गति कम होती है। आणविक अभिक्रियाओं की गति क्या होती है, बहुत कम होती है। ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, एक दूसरे से क्रिया करती नहीं है ना? बहुत धीमी गति से, पहले अणु बना हुआ है तो ये टूटेगा, बहुत टाइम लगता है इसमें, है ना? तो ये क्या होती हैं, अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रियाएं आणविक अभिक्रिया कहलाती हैं, और इन अभिक्रियाओं की गति कम होती है, बहुत कम होती है, सीधे मान लीजिए, है ना? इनमें कुछ अभिक्रियाएं क्या होती हैं, मान लीजिए इनमें से क्या होगा, कुछ अभिक्रियाएं, ठीक है ना, इनमें से कुछ अभिक्रियाओं की गति इतनी कम होती, कई दिनों या कई वर्षों में भी उनको दर्शनीय मापन नहीं किया जा सकता। यानी कि अब मान लीजिए 1 साल लग रहा है, कोई अभिक्रिया हो रही, जैसे मान लीजिए हमने लोहा लिया और इस लोहे पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है ना, जिंक, यहाँ पर क्या लग रहा है, जंग लग रहा है। और जंग लगने की प्रोसेस जो है, यदि मानो तुरंत हो गई, कभी 20 दिन लग गए, 50 दिन लग गए, 1 साल लग गया, है ना? बहुत लंबी स्लो प्रोसेस हो रही है, 6 महीने लग रहे, है ना? 2 साल लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुत, यदि हम देखेंगे तो बहुत क्या होगा, लंबा समय लगता है। तो ये दर्शनीय नहीं होते, दर्शनीय का मतलब ऑब्जर्वेबल नहीं होती है, ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है इनको, बहुत लंबा है ना, मापनीय नहीं होती। तो देखो आयनिक अभिक्रिया भी क्या नहीं हो पा रही, उनका अभिक्रिया का वेग नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं, और इसमें भी ये बहुत धीमी गति से हो रहे हैं, इसलिए इनका इनका क्या नहीं कर पा रहे हैं, इनका वेग भी ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। ये आणविक अभिक्रियाएं अणुओं के मध्य होती है ना? उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए कह रहा है कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिले। मान लीजिए हाइड्रोजन है और इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, लेकिन उत्प्रेरक नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो जल बनने की जो प्रोसेस है, इसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा, है ना? होता भी ये देखो, कई वर्षों में क्या होगा, उसमें विशेष परिवर्तन नहीं होता है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता बिना उत्प्रेरक के। उत्प्रेरक के तो तुरंत हो जाएंगे। तो 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हमने पढ़ ली बेटा, एक तो बहुत तीव्र गति से होने वाली है, और एक अतिमंद अभिक्रिया है। तो जो तीव्र अभिक्रियाएं वो किसके बीच होती हैं, जो तीव्र अभिक्रियाएं हैं वो किसके मध्य हो रही है, किनके बीच हो रहा है, आयनों के। आयनों के बीच में। और जो बहुत धीमी गति से हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, अतिमंद हो रहा अणुओं। है, बिल्कुल अणुओं के बीच हो रहे हैं। ठीक है ना? तो हमें ये ध्यान रखना है, अणुओं और आयनों के मध्य क्या होगा, 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हमने पढ़ी, है ना? अब तीसरी अभिक्रिया हमारे पास है मंद अभिक्रिया, जिसको हम स्लो रिएक्शन कह रहे हैं, या मॉडरेट भी कह सकते हैं इसको, न ज्यादा तेज है न ज्यादा स्लो है, ठीक है ना? और ये क्या होती है बेटा, अधिकांशतः आणविक अभिक्रियाएं सामान्य गति से होती है। कुछ अभिक्रियाएं क्या होती है, बहुत धीमी गति से हुई आणविक अभिक्रियाएं, और कुछ क्या है, सामान्य गति से हो रही है, ठीक है ना?
अब ये तीसरी प्रकार की अभिक्रिया है, न तो बहुत तेज हो रही है, न बहुत स्लो हो रही है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये अभिक्रियाएं क्या होती है, कुछ मिनटों में, घंटों में पूर्ण हो जाती है ना। मिनट में, कुछ मिनटों में तो पूरी हो जाती है, या कुछ घंटों में पूरी हो जाएगी, है ना। इनको मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। ये क्या है, मंद अभिक्रियाएं। अब इसमें यदि देखें बेटा, इसमें यदि हम देखेंगे तो ये एसिटिक एसिड है। देखो यहाँ पर क्या है, एक मिनट बेटा, अच्छा, ठीक है, इसको मैसेज नहीं गया हुआ होगा। कुसुम ने ज्वाइन किया बेटा, कुसुम ज्वाइन किया है या नहीं किया? ठीक है, तो देखो बेटा, ये हमारे पास मंद अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। तो मंद अभिक्रियाएं क्या होंगी, जिसमें ये माना गया है कि ये अभिक्रियाएं कुछ मिनटों में हो सकती हैं, होंगे तो ये भी आणविक, ये भी आणविक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना। आयनिक अभिक्रिया तो अलग मामला हो गया, और कुछ आणविक अभिक्रियाएं क्या होती है, सामान्य गति से होती है। कुछ होती है इसमें सामान्य गति से, इसमें कुछ मिनट में पूरी हो जाएंगी, या कुछ घंटे में पूरी पूरी हो जाएंगी, है ना। इनको हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे ये एसिटिक एसिड है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है बेटा, एसिटिक एसिड CH3COOH। इसको, इसका ना आईपीसी नेम बता सकता है कोई बच्चा? CH3CH2H, ये क्या है बेटा, ये दोनों के नाम बताने आप लोग। ये तो एसिटिक एसिड है, आईपीएसी नेम क्या होगा इसका, और इसका नाम भी बताना है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होने वाला कुछ टाइम बाद। बताओ बेटा क्या है ये? मेथनॉल। मेथेनॉइक नहीं, दो कार्बन है बेटा इसमें, एक कार्बन ही है और एक कार्बन। सही बोला तुमने, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एथेनोइक, एथेनोइक एसिड है, ठीक है। मेथेनोइक एसिड होता है HCOOH, ये है, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ये फॉर्मिक एसिड है हमारे पास। क्या है, फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक है ना, जिसको हम मेथेनोइक एसिड कहते हैं। और ये क्या है, एथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। दूसरा, इसको तो आप लोग जानते हैं, CH3CH2H, कितने लोग जानते हैं इसको? इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा एथेनॉल। क्या नाम है इसका? एथेनॉल। इसको हम कह सकते हैं एथेनॉल, ठीक है ना। एथेनॉल क्या होगा? एथेनॉल, ये एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये देखो। अब जब इन दोनों की अभिक्रियाएं होंगी तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3COO CH2CH3। इसका नाम क्या है बेटा, प्लस H2। जनरली इसको क्या बोलते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से बोला जाता है इसको एस्टर। नाम क्या है इसका? नाम क्या है इसका, कोई बता सकता है? साधारण नाम है इसका एथिल एसीटेट, और आईपीसी नेम होगा एथिल एथेनोएट। देखो एक चीज है, आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। देखो CH3COO को हम बोलते हैं एसीटेट। क्या बोलते हैं इतने को, क्या बोलते हैं बेटा इतने को? एसीटेट, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर होगी। इसके आगे यदि तुमने सोडियम लगा दिया तो इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। ये साधारण नाम बता रहा हूं मैं। तुमने CH3 लगा दिया, CH3 को बोलते हैं मेथिल, तो मेथिल एसीटेट। तुमने कैल्शियम लगा दिया, Ca,
तो इसमें दो डबल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसकी दो वैलेंसी होती है। तो इसका नाम होगा कैल्शियम एसीटेट। इसको याद रखो, इतने का नाम है एसीटेट। अब इसके आगे लगा एथिल, तो एथिल एसीटेट, है ना। एथिल एसीटेट ये साधारण नाम है इसका। और एथिल एथेनोइड क्या है इसका, आईपीएसी नेम होगा। ठीक है। अब इसमें जब एथिल एथेनोइड बनेगा, ये एस्टर है। क्या बनता है, ये एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन है, एस्टर बनता है ना। तो यहां पर क्या है कि जो एस्टिक एसिड को साथ जब हम एथिल अल्कोहल में डालते हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है, H2SO4 डालना पड़ता है, और उससे क्या बन जाता है, एस्टर बनता है, और H2O निकलता है। ये ये मंद अभिक्रिया है। ये लगभग लगभग 24 घंटे में पूरी हो जाती है। कितने, 24 घंटे में लगभग पूरी हो जाती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 घंटे में देखेंगे कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर 4 घंटे में देख सकते हैं, फिर 8 घंटे में देख सकते हैं, फिर 12 घंटे में, फिर 24 घंटे में देख सकते हैं। ऐसे करके हम ले सकते हैं। तो 24 घंटे हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये मंद अभिक्रिया है। ठीक है। दूसरी इसमें अभिक्रिया एक है, यह है H2O2 को क्या बोलते हैं, लिखना भी शुरू कर लो, याद रखना भी शुरू। H2O2 को क्या बोलते हैं बेटा, ये मैंने बताया था आप लोगों को, लैब में दिखाया है इसको। H2O2 को इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जैसे इसके 2 अणु लेते हैं, इसको हमने क्या किया था, इससे ऑक्सीजन गैस भी बनाई थी हमने। जो ऑक्सीजन गैस बनी थी वो इसी से तो बनी थी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इससे क्या बना, 2 मॉलिक्यूल H2 बनता है, और साथ साथ में ऑक्सीजन निकलता है। इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला कर दिखाया था आप लोगों को, है ना। बिल्कुल एकदम फटाफट जल रहा था। तो ये ऑक्सीजन गैस बन रही है ना, इस प्रकार से। ये क्या है बेटा हमारे पास, ये इस टाइप से हम इसको कह सकते हैं। ये भी क्या है, मंद अभिक्रिया है। ये कैसे अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया है ना, जो धीमी गति से होती है। जैसे उसके बाद है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, N2O5। N2O5 क्या करेगा, NO2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी मंद अभिक्रिया है। तो इन अभिक्रियाओं का को मापा जा सकता है। बस यही अभिक्रिया है जिनको माप सकते हैं। न तो हम अति तीव्र अभिक्रिया को माप सकते हैं, जिनका वेग बहुत तीव्र गति से हो रहा हो, और न ही अति मंद अभिक्रिया। केवल हम किसको किनका मापन कर सकते हैं, ये है मंद अभिक्रियाओं का, स्लो अभिक्रियाओं का। बस यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। इन अभिक्रियाओं का वेग मापा जा सकता है। तो जब इन अभिक्रियाओं का वेग हम मापेंगे, ठीक है ना, अब कैसे कैसे मापेंगे वो अलग चीज है ना। इस प्रकार देखो, अभी बताएंगे कैसे कैसे मापेंगे। इस प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन के प्रभाव का भी अध्ययन किया जा सकता है। और इसमें जो अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं का जो ताप है, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। इन तीनों के प्रभाव को भी हम मंद अभिक्रियाओं में आसानी से देखा जा सकता है, देख सकते हैं, या उनको पता कर सकते हैं उनके बारे में। ठीक है ना, ठीक है ना। इसकी मैकेनिज्म अब देखो, इसमें क्या होगा बेटा, देखो अब हम पढ़ते हैं अभिक्रिया का भी। हमने अभिक्रिया कितने प्रकार की हुई, वेग के आधार पर 3 प्रकार की। और 3 प्रकार की अभिक्रियाओं में केवल हम कौन से ले रहे हैं, कौन से ले रहे हैं बेटा, किन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे हम? बताओ, कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनका हम वेग ज्ञात करेंगे? इन मंद अभिक्रिया। बिल्कुल, 3 अभिक्रियाओं में केवल मंद अभिक्रिया है जिसका हम वेग ज्ञात करेंगे। कौन सी अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया। स्लो जो रिएक्शन है, अति मंद वालों को नहीं देखेंगे, और अति तीव्र अभिक्रियाओं का वेग दोनों को नहीं देखेंगे। हम केवल क्या करेंगे, हम केवल और केवल किसका मापन कर सकते हैं, मंद अभिक्रियाओं। जो मंद अभिक्रियाएं हैं, इनके वेग का मापन कर सकते हैं ये दो अभिक्रिया, केवल एक अभिक्रिया है ना। अब हम अभिक्रिया का वेग पढ़ते हैं, वेग कैसे निकाला जाता है, अभिक्रिया का वेग। अब थोड़ा समझने वाली कहानी। तो देखो अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते होंगे, है ना, अभिक्रिया का वेग। ये देखो बेटा, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन,
देखो इकाई समय में मान लीजिए यहां पर हम अभिकारक ले लेते हैं। एक तो लिया हमने अभिकारक, ठीक है ना, और एक लिया हमने उत्पाद, ठीक है। दो चीजें लिख रहे हैं इकाई समय में। मान लीजिए हमने कहा 1 मिनट में, ठीक है ना। तो 1 मिनट इकाई समय का मतलब 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है। तो ये कह रहा है कि किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन, इनके जो इकाई समय में सांद्रता में जो परिवर्तन आएगा, मान लीजिए यहां पर 5 ग्राम है और यहां पर भी 5 ग्राम था, यहां कुछ नहीं था, ठीक है ना। और 1 मिनट जैसे हुआ, 1 मिनट जैसे हुआ तो यहाँ 5 ग्राम में से 4 ग्राम तो यहाँ रहा, इसकी सांद्रता में परिवर्तन आया। देखो अभिकारक के समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो देखो अभिकारक का ये हो गया और उत्पाद क्या है बेटा, यहाँ 1 ग्राम। यहाँ पहले कुछ नहीं था, अब परिवर्तन हो गया। यहाँ पहले 5 था, अब 4 ग्राम हो गया। इनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। देखो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहा जाता है, ठीक है ना। अभिक्रिया के वेग को हम दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अभिक्रिया का जो वेग होता है वो दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो क्या होगा, दो प्रकार से कैसे करेंगे, अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी। क्योंकि यहाँ पर देखो अभिकारक कितना था, पहले 5 ग्राम था और यहाँ पर क्या हुआ 4 ग्राम। तो अभिकारक की सांद्रता में कमी के रूप में हम देखेंगे अभिकारक की सांद्रता में कितनी कमी हुई, तो उससे भी हम व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, किसी एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के रूप में। वृद्धि के रूप में क्या है, पहले यहाँ कुछ नहीं था, अब 1 ग्राम हो गया, तो वृद्धि हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसमें कमी आती है और जो उत्पाद की सांद्रता उसमें वृद्धि होती है। तो उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इसको व्यक्त किया जा सकता है। अब कैसे होगा, ये तो वेग पता लग रहा है, कैसे कैसे होना है, ठीक है। अब देखो इस थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें। देखो किसी एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के रूप में, अब एक की सांद्रता, एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के रूप में हम देखते हैं। तो प्रारंभ में क्या होगा, जो अभिकारक पदार्थों की सांद्रता में क्या होगी, अधिकतम होगी। मान लीजिए हम अब अभिकारक को हम आर लिख रहे हैं, रिएक्टेंट लिख रहे हैं, और जो हमारे पास उत्पाद है उसको हम पी लिख रहे हैं, प्रोडक्ट। तो ये क्या कहता है कि प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता अधिकतम होती है। अधिकतम माने मान लीजिए हमने कहा ये 100 ग्राम है, तो ये अधिकतम है प्रारंभ में, शुरू में, स्टार्टिंग में ये 100 ग्राम था, अभी तो इस रिएक्शन हुई नहीं, तो सबसे अधिकतम होगी। 100 ग्राम हो सकता है, 50 ग्राम हो सकता है, जितना होगा। 1 मिनट बेटे, बच्चे परेशान हो रहे हैं, 1 मिनट है। हम्म, 1 मिनट बेटे, कॉल करता हूँ। हेलो, हेलो, नमस्ते बेटा, ये लिंक दे रखा है, इस पे ज्वाइन कर ले। जो लिंक दे रखा है ना, लिंक एक ही होता है, उसी लिंक पे क्लिक कर और ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक। तो देखो बेटा इसमें है ना, यहाँ पर क्या है, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को। यहाँ पर यदि देखोगे तो हमने क्या देख रहा है कि शुरुआत में, क्योंकि जब शुरू में कोई पदार्थ रहता है तो एकदम तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता नहीं है, एकदम क्या नहीं होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है, ये धीरे धीरे जाएगा। तो हमने पहले मान लीजिए प्रारंभ में क्या होगा, जो अभिकारक होगा उसकी सांद्रता अधिकतम होगी, सबसे ज्यादा यही होगा।
जैसे ये क्या करेंगे, आपस में अभिक्रिया करेगा, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्रारंभ का मतलब टाइम इज इक्वल टू 0, अभी शुरू नहीं हुआ, ठीक है ना? तो जब टाइम इज इक्वल टू 0 हुआ, उस उस दौरान क्या माना जाता है, ये 100 ग्राम है, ठीक है ना? और जब अभिकारक की मात्रा सबसे अधिकतम होगी, अभिकारक जिसको हम रिएक्टेंट कह रहे हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर अभिकारक को क्रियाकारक भी कहा जाता है ना? अभिकारक को क्रियाकारक भी कहा जाता है, लिखा हुआ अलग अलग पुस्तकों में, लेकिन हम अभिकारक कह सकते हैं इसको, है ना? तो ये यदि क्या है, अधिकतम होगी, तो इसका वेग भी अधिकतम होगा, तब ये सबसे ज्यादा है। जैसे आप लोग पेंडुलम को देखा होगा, जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम माने ऐसे हम किसी चीज को एक तागे में ऐसे बांध देते हैं, है ना? और इसको जितना इधर खींचेंगे, यहाँ पर मान लीजिए एक धागे से ऐसे झूला देखा होगा, झूला, है ना? झूले को हम इधर ले आते हैं, तो ये उतनी दूर दूर तक जाता है ऐसे, और धीरे धीरे कम होता चला जाता है ऐसे, अंत में सबसे कम होता है ना? यही कहानी होती है इसमें भी, कि शुरुआत में ही जैसे हमारे पास 100 है, तो ये पूरी कोशिश करेगी इसका बेग इधर की तरफ आने का होगा, है ना? इसका वेग भी देखो, क्रियाकारक पदार्थ की सांद्रता अधिकतम होती है, अतः क्या होगा, वेग भी अधिकतम होता है। वेग भी क्या होगा इसमें, अधिकतम होगा, ठीक है? इसका वेग भी क्या होगा, अधिकतम। क्लियर हो गया? दूसरा है, समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, देखो टाइम इज इक्वल टू हमने कहा 1 मिनट हुआ या 2 मिनट हो गया, तो कुछ मात्रा यहाँ से 100 ग्राम में से क्या होगा, यहाँ मान चलो मान लो 20 ग्राम, ये मैं केवल अभी वैसे बता रहा हूँ, कैसे, थ्योरेटिकल, जरूरी नहीं 20 ग्राम, 40 ग्राम भी हो सकता है। अभी हम वैसे बता रहे हैं, है ना, समझने के लिए, कि टाइम 2 मिनट हुआ, और 2 मिनट में क्या हुआ, 20 ग्राम यहाँ कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 100 ग्राम में से 80 ग्राम बचेगा, क्योंकि वो बाकी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। फिर टाइम बढ़ा हमारे पास, देखो समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों की सांद्रता घटती रहती है। देखो अभिकारक जो पदार्थ होगा, यानी कि उसकी सांद्रता घटती रहेगी। अब क्या हुआ, हमने कहा टाइम बराबर 10 मिनट हो गए, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ कितना चले गए, यहाँ 60 ग्राम हो गया, 60 ग्राम बन गया, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 40 ग्राम बचेगा। तो समय के साथ साथ क्या हुई, किसकी सांद्रता घट रही है, अभिकारक पदार्थ की सांद्रता घट, है ना? ये देखो धीरे धीरे घटता है। और अभिक्रिया, देखो समय के साथ अभिक्रिया का वेग भी घटता है, और वेग भी घटेगा, जैसे जैसे इसकी सांद्रता घट रही है वैसे वैसे वेग भी घट रहा है, वेग उतना तेज नहीं रह रहा, है ना? पहले जो है जल्दी जल्दी हुआ, फिर धीरे धीरे कम होने लगा, है ना? वेग भी घट रहा है। ये कह रहा है कि अंत में जो है, अतः पूरे समय के दौरान अभिक्रिया का वेग स्थिर नहीं रहता है, ये ध्यान रखना। जैसे कब पहले तेज था, फिर धीमा हुआ, फिर और धीमा हुआ, और बाद में और धीमा होने लगा, है ना? और प्रारंभ, ये देखो प्रारंभ में वेग तेजी से घटता है, फिर धीरे धीरे घटता है, और अंत में बहुत कम घटता है, बहुत कम हो जाता है, वेग क्या हो जाता है, अंत में बहुत कम होता है। तो ये क्या है बेटा, ये है इसकी प्रोसेस है, ठीक है ना? परंतु ये कह रहा है, परंतु कभी कभी, देखो परंतु कभी भी शून्य नहीं होता है, वेग क्या नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा, ध्यान रखना, वेग क्या नहीं होगा, वेग शून्य नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, है ना? अतः जो है क्या है, किसी अभिक्रिया के वेग को 3 प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब वेग को भी 3 प्रकार से हो गया, ठीक है ना? क्योंकि हमने कहा पहले तेज गति से हो रहा है, फिर धीमा हो रहा है, फिर बहुत धीमा हो रहा है, और अंत में बहुत कम हो जाता है, लेकिन शून्य नहीं होता, ठीक है ना? तो ये वेग का तरीका होगा बेटा इसमें, है ना? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, कैसे कैसे इसमें हो रहा है। अब थोड़ी सी और समझ लेते हैं। ये वेग 3 प्रकार के हो गए, एक हो गया औसत वेग, कैसा वेग है बेटा, औसत वेग, ठीक है ना? अब औसत वेग में क्या होगा, दूसरा है हमारे पास तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग दूसरा वेग हो गया, इंस्टेंस जो हमारे पास होगा। एक हो गया हमारे पास एवरेज वाला, दूसरा तुरंत उसी समय, हमने कहा इस समय क्या वेग चल रहा है, तो, और तीसरा है प्रारंभिक वेग। 3 प्रकार के होते हैं वेग,
एक तो औसत वेग है, औसत तो जानते हैं आप लोग, है ना? मान लीजिए गाड़ी के उदाहरण से समझ लेते हैं। चलो यहीं से पहले इसको समझ लेते हैं, यहाँ से औसत वेग क्या होता है, ठीक है? औसत वेग क्या है? तो औसत वेग कहता है, क्या कहता है, ये औसत वेग को यदि हम देखें कि औसत वेग क्या हुआ, इसको ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि आगे इसी पर सारी चीजें हैं, ठीक है ना? इन्हीं चीजों पर सारी चीजें हैं। देखो ये कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय का भाग दे, देखो भाग देने पर, ठीक है ना, उस अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम क्या करते हैं कि माना एक गाड़ी है, अभी जैसे समझ लेते हैं, है ना, वेग को वहां से समझते हैं। मान लीजिए एक बस आ रही थी, है ना, बस चली, यहाँ पे से बस चली, स्टार्ट हुई और यहाँ दूसरे स्टेशन था। वहां पर क्या हुआ, थोड़ा रास्ता संकरा था, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली। यहाँ पे टाइम लगा इसको, 30 किलोमीटर था, और इसको टाइम लगा, मान लीजिए 10 मिनट लगा। 10 मिनट में 30 किलोमीटर चली। उदाहरण के लिए 10 मिनट में 30 किलोमीटर कोई गाड़ी नहीं चलती, है ना, मान लो इसको, है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर दूसरा फिर चौड़े रास्ता आया। उसके बाद क्या हुआ, ये 40 किलोमीटर चली लेकिन 5 ही मिनट में पहुंच गई। तो हमने कहा यहां से यहां तक का वेग क्या था भाई गाड़ी का, तो हम क्या निकालते हैं, औसत वेग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो इन दोनों को जोड़ते हैं, 30 + 40 जितना चला उसने, और जो समय है इनका भाग दे देते हैं, बटे में क्या कर देंगे, 15 कर देंगे, ये 70/15, ये आ जाता है फिर औसत, 1 किलोमीटर प्रति कितने मिनट में चल रहा है ना, ये औसत निकाल। तो यही पर यहाँ पर भी यही कंडीशन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस तो नहीं है, लेकिन यहाँ रिएक्शन है, यहाँ क्या है, अभिक्रिया है। तो ये देखो बेटा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में, जो निश्चित समय है, देखो एक निश्चित समय में अभिकारक हो गए और उत्पाद की सांद्रता, जो परिवर्तन होगा उनकी सांद्रता में, ठीक है ना, उसमें हम समय का भाग दे दें। जो उनकी सांद्रता में परिवर्तन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, समय का भाग दें। और जो समय का भाग देने से जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, क्या होगा, उसे कहेंगे औसत वेग। तो देखो औसत वेग निकालेंगे पहले। औसत वेग कैसे निकालें, तो औसत वेग ध्यान रखना, औसत वेग बराबर, पहले हम अभिकारक को देखते हैं, यहाँ पर अभिकारक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होगा। तो हम देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, जो अभिकारक है उनकी सांद्रता में कितना परिवर्तन, में परिवर्तन, ठीक है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, है ना, कितना परिवर्तन हुआ और उसमें कितना समय लगा। यहां देखें, परिवर्तन में लगा समय, कितना समय लगा, परिवर्तन में लगा समय, लगा समय, कितना समय लगा। लेकिन जब हम अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन देखेंगे बेटा, तो अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है, अधिकता बढ़ता है। हमने अभी तो बताया था, जैसे 100 ग्राम था अभिकारक, तो क्या हुआ था, फिर 80 ग्राम हुआ था, कम हुआ कि नहीं हुआ। अब अभिकारक की सांद्रता हमेशा क्या होती है, बताओ बेटा, अभिकारक की सांद्रता हमेशा क्या होती है, कम होगी, ध्यान रखना। तो इसलिए यदि कम होना है तो इसको माइनस में दिखाएंगे, यहां ध्यान रखना। जब हम अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन देखेंगे तो अभिकारक की सांद्रता में हमेशा क्या आते हैं, कमी आती है, और उत्पाद की सांद्रता में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। ये हम निकालेंगे, तो यदि औसत वेग निकालेंगे किसका, जो हमारे पास क्या है, औसत वेग निकालेंगे और उत्पाद का देखेंगे, तो उत्पाद में प्लस लिखेंगे, प्लस उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और बटे में क्या आएगा, परिवर्तन में लगा समय। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पर समझ में आ गया ना, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और बटे में परिवर्तन में लगा हुआ समय। तो ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा हुआ भी है इन्होंने, माइनस क्रिया अभिकारक की सांद्रता में कमी
और प्लस चिन्ह क्या दिखाता है? उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। बस इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? औसत वेग क्या करेंगे? औसत वेग हम दो प्रकार से निकालें। अभिकारक की सांद्रता में कितनी कमी आ रही है ना, और उसमें बटे में भाग दे रहे किसके? परिवर्तन में कितना समय लगा। ठीक है। दूसरा हमने देखा औसत वेग निकालना है किसका? उत्पाद की सांद्रता में कितनी वृद्धि हुई, है ना? क्या परिवर्तन, सांद्रता में क्या परिवर्तन हुआ, और बटे में समय। और प्लस का चिन्ह क्या दिखा रहा है? कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। परिवर्तन का मतलब वृद्धि होगी। अब एक रिएक्शन से लेते हैं, है ना? इसको समझते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखो हमने लिया, एक है रिएक्टेंट और एक है प्रोडक्ट। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है ना? तो हम देखेंगे, अब निकालेंगे हम वेग। तो वेग निकालेंगे, तो वेग बराबर जो हमारे पास औसत वेग होगा बराबर, यदि हम इस अभिकारक को देखेंगे तो माइनस, यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा, और यहाँ पर क्या आएगा? एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी, जो समय में लगा हुआ समय में परिवर्तन। ये तो आए इसकी कमी। ठीक है ना? यहाँ पर देखोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा वेग, यदि हम निकालेंगे इसके लिए तो देखो प्रोडक्ट बनने का वेग, है ना? ये देखो ये क्या है? अभिकारक का विलुप्त होने का वेग, और जो क्या है? उत्पाद के बनने का वेग। उत्पाद का बनने का वेग क्या होगा? प्लस, और यहाँ आएगा डेल्टा, और यहाँ आएगा पी अपॉन डेल्टा टी समय। ये देखो ये तो है विलुप्त होने का, माने कमी होने का अभिकारक का, और ये बनने का है, ये प्लस से पता लग रहा है ना? इसको देखेंगे तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इनको, है ना? ये डेल्टा आर इसलिए लिखा हुआ, ये रिएक्टेंट है। डेल्टा पी इसलिए लिखा प्रोडक्ट है। ठीक है। तो देखो अब हम इस प्रकार से, अब एक और करते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसमें। आप लोग बताओगे क्या हो सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये देते हैं ए इज इक्वल टू 2b। इसका निकाल दो बेटा, इसका वेग निकालना सीखो तो कैसे कैसे निकाला जाए। कोई बता सकता है कैसे? जैसे मैंने इसका निकाला ना, आर आर इज इक्वल टू पी का, इसका निकालो कैसे निकलेगा। कोई बच्चा बता सकता है? कोई रॉकेट साइंस नहीं बेटा। ए के विलुप्त होने की दर, या ए के विलुप्त होने का वेग, है ना? विलुप्त होने का वेग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? वेग बराबर, बोलो क्या चिन्ह लगाऊं? माइनस माइनस, वेरी गुड। फिर क्या लिखूं? डेल्टा 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 ए ए, अपॉन डेल्टी। हाँ बिल्कुल डेल्टा, है ना? इस प्रकार से निकाल दिया हमने, निकल गया। अब बनने का वेग कैसे निकलेगा? डेल टू बी पहले प्लस माइनस कुछ होगा। प्लस हाँ प्लस, हाँ डेल बी टू बी होगा। ये जो संख्या है बताते हैं उसके बारे में। ठीक है ना? अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर जो संख्या है ना बेटा, इस संख्या यहाँ पर नहीं लिखी जाती है ना, ये बाद में आता है जब हम लिखेंगे ना इसमें। देखो बनने का वेग ये है, केवल इतना ही लिखना है ना। हमने केवल इतना करना है, बी का भी कम वेग निकालना है। 2 गुना बन रहा, 3 गुना, ये देखो ये के विलुप्त होने का वेग इन्होंने सही बताया, बी के बनने का वेग ये भी सही बताया। ठीक है ना? अब इसके लिए एक रस समीकरण मिति बोलते हैं इसको, है ना? ये क्या करता है, इन दोनों को बराबर कैसे मानेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो विलुप्त होने की दर वेग होगा वो बनने के वेग के बराबर होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, विलुप्त होने का जो वेग होगा वो किस प्रकार से बनने के वेग के बराबर हो सकता है। ठीक है ना? इसको हम किस प्रकार से ले सकते हैं, तो देखो बेटा इसमें किस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आएगा, देखो ये विलुप्त होने का वेग क्या है? माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी, डेल्टा टी, और इज इक्वल टू, देखो अब जो यहाँ पर था ना 2b, ये देखो 2b था,
उसको हम 1/2 कर सकते हैं। देखो ये 1/2 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें देखो बेटा, इसमें आएगा प्लस 1/2 इंटू डेल्टा, इसमें कितना आएगा, ये, ठीक है ना, ये इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ डेल्टा क्या आएगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, इस प्रकार से। यहाँ इस टाइप से आ जाएगा। देखो ये, इसको बोलते हैं रस समीकरण में, है ना, इस ट्री में। अब इसका निकालो, तो ये वाले रिएक्शन करो। इस वाले को पहले विलुप्त होने की संख्या निकालोगे, फिर लास्ट में क्या निकालोगे, रस समीकरण मिति निकालो, ठीक है ना, इस प्रकार निकालो। अब इसके लिए निकालो, यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी है, ये वैसे रिएक्शन है, अभी रिएक्शन पर आएंगे, अभी सीखेंगे कैसे कैसे निकालो। जल्दी बनाओ बेटा। समझ में आया। साधना बेटा बहुत जल्दी जोड़ रहे, साधना इतनी जल्दी नहीं जोड़ना है। इसके लिए देखो बेटा, है ना, चलो मैं बता देता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो ये यहाँ पर है, देखो इस प्रकार से लिखा हुआ है, किसी को समझ में आ गया या नहीं आया, पहले बता दो। ये आता है तुम्हें कि नहीं आता, किसी को आता है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ सिंपल है बेटा, देखो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो है N1A। ये संख्या है, जैसे इसमें 2B था ना, तो ये N1 क्या है, ये संख्या है, ये वाली जैसे 2 है ना, और A प्लस क्या है, N2 और B, ऐसे, और फिर इक्वल का चिन्ह है, फिर क्या है इसके बाद, यहां पर क्या है बेटा, उसके बाद फिर देखेंगे तो यहां पर आएगा M1C, और प्लस क्या आएगा, M2D, इस प्रकार से। अब इसके लिए देखो, इसके लिए किस प्रकार से आएगा, इसके लिए हम प्रत्येक के लिए निकालेंगे। देखो पहले ये दोनों क्या होंगे, ये विलुप्त होंगे, है ना। तो विलुप्त होने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस, यहां पर आएगा डेल्टा, यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन टी टी, डेल्टा टी, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे, ये हम अभी 1/n नहीं लिख रहे हैं, लेकिन अब इसके लिए देखेंगे ये क्या आएगा, ये भी हमारे पास बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं इनके बीच, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, ये भी माइनस होगा, यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। फिर इसके लिए देखो, इसके लिए अभी तो हम केवल इसको देख रहे हैं, है ना, उनको भी लिखा जाएगा, बराबर क्या आएगा, ये आएगा प्लस, ये आएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी, इक्वल का चिन्ह आएगा, प्लस डेल्टा, ये क्या आएगा, डी अपॉन डेल्टा टी। लेकिन यदि हमें रस समीकरण मिति चाहिए, तो तब क्या करना होगा, तब हमें ये क्या करना पड़ेगा, -1/n1, ये देखो ये संख्या है, इस संख्या को लेंगे, और यहाँ क्या आएगा, फिर आएगा डेल्टा का चिन्ह बाद में आता है, देखो डेल्टा हमारे पास बाद में आ रहा है, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पर डॉट लगा दें, है ना। फिर क्या होगा, इक्वल का चिन्ह आएगा, -1/n2 आएगा, इंटू क्या आएगा, फिर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, फिर इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या आएगा,
प्लस का चिन्ह आएगा 1/m1, देखो m1 आएगा इंटू आएगा डेल्टा C अपॉन dt, डेल्टा डी, है ना, इज इक्वल टू, फिर प्लस का चिन्ह आएगा 1/m2 और यहाँ पर क्या आएगा इंटू डेल्टा D, एक्टिव मास ऑफ D, या एक्टिव मास का चिन्ह लगाना और dt, ये आ जाएगा बेटा इसके रस समीकरण में। ठीक है, अभी इसको हम केवल ये सीख रहे हैं कि कैसे कैसे होगा, है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। ये है बेटा औसत वेग। फिर इन अभिक्रियाओं का औसत वेग हम निकालना सीखेंगे, कौन कौन से अभिक्रिया हैं, फिर तात्क्षणिक अभिक्रिया, लास्ट में और अभिक्रिया है ना। इनका कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, आज मैं इतना ही रख रहा हूँ इसको।